हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये सोशोलॉजी सीरीज़ आपको बहुत सारा बेनिफिट कर रही है। विभिन्न थिंकर्स को जानने में दो थिंकर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स और एमिल डर्कहाइम। आजकल हम मैक्स वेबर को कर रहे हैं, उनका एक टॉपिक बचा हुआ है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। आज ये कर लेंगे तो यहाँ से आपके मैक्स वेबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उनका उनके बारे में जानने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो नहीं कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Protestant ethics and spirit of capitalism. Weber's theory of Protestant ethics and spirit of capitalism is contained in his The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. इनकी किताब का नाम है, 1904 में आई, widely known for its use of scientific methods. ठीक है, इन्होंने scientific methods का इस्तेमाल किया इन सोशोलॉजी में। जब रिसर्च की जाती है तो विभिन्न मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक साइंटिफिक मेथड भी है। ठीक है, सोशोलॉजी पॉसिबिलिटी of studying macro phenomena in terms of micro and a demonstration of his idea of causal pluralism or probabilism, यानी probability से ही आ रहा है probabilism। ठीक है, as he factored in political, economic and religious factors in rise of the capitalism. His study of capitalism is that of modern capitalism, and unlike Marx, who gave primacy to economic structure and material aspects, Weber put more emphasis on ideas leading to an economic system. अब देखिए, इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया कि जैसे कि कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं, तो उनकी पूरी थ्योरी जो इस पे बेस्ड है कि इकोनॉमी पे बेस्ड है, यानी इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। उन्होंने कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी ही ऐसे ऐसे करते रहे वो हमेशा, ठीक है, और उन्होंने और फैक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अदर फैक्टर्स को भी देखा। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, वेबर पुट मोर एम्फोसिस ऑन आइडियाज लीडिंग टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ही वाज कंसर्न विद प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट से ही इज्म लगा दीजिए उसमें। ठीक है, मेनली एज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड its impact on the rise of another system of ideas, the spirit of capitalism, and ultimately on a capitalistic economic system. इन्होंने एक तरह से कैपिटल भी जोड़ दिया उसमें। ठीक है, his analysis starts with an observation. क्या observation है? In modern Europe, business leaders, owners of capital, as well as higher grades of skilled laborer, and even more, the higher technologically and commercially trained personnel of मॉडर्न इंटरप्राइज आर predominantly प्रोटेस्टेंट। इन्होंने बताया कि ये देखिए, दो तरह के रिलीजन थे ना, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वहाँ क्रिश्चियनिटी से आ रहा है। तो वो इन्होंने यूरोप में स्टडी अपनी सारी इनका जो थीसिस या इन्होंने जो भी अपना काम किया, जितना ये रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो ज़्यादा कैपिटलिस्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटेस्टेंट रिलीजन से आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका एक तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट था। The individuals in this statement are representatives of capitalism in Europe, in contrast to feudal mode, which was represented by aristocracy. Capitalism was represented by the entrepreneurs and a skilled personnel. This observation led Weber to ponder over there is there any relation between Protestantism and capitalism. अब इन्होंने कहा कि सारे ऐसे इसी से उससे आ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई रिलेशन है कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म में? तो वही बताया ना। Thus Weber makes an empirical observation based on the existing records as the basis for initiating the study of Protestant ethics and a spirit of capitalism. It points towards the scientific methodology used by Weber in his theories. In order to explore the possible correlation, Weber developed the ideal types of capitalism and Protestant ethics. अब यहाँ पे भी इन्होंने अपना आइडियल टाइप्स लगा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म भी डेवलप किया। ठीक है, ही चोज Calvinism as the most original form of Protestant ethics. For this purpose, later he made a comparative studies to establish causal linkages between the two. Finally, he validated his theory by taking ideal types of other religions and again comparing them with the idea of capitalism. ठीक है, आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का देख लीजिए, क्या इन्होंने क्या क्या बताया वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। इन Calvinism, some people are chosen by God to enter into heaven and nobody can know whether one is chosen or not. समझ गए होंगे। Secondly, this worldly asceticism, Protestant ethics suggests strict self-discipline and with no enjoyment and more hard work for the glory of God.
थर्ड है ऑल वर्क इज सेक्रेड, वर्क इज नॉट मेरली वर्क, इट इज़ अ कॉलिंग और मिशन एंड शुड बी डन विद डिवोशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिलीजन आ चुका है, तो इसलिए हर लाइन में गॉड ज़रूर है। उन्होंने कहा जो भी आप कर रहे हो गॉड की इच्छा है, ये है वो है, सब कुछ पवित्र है, सेक्रेड है, इस तरह से इन्होंने बताया। कहने जो भी काम आप कर रहे हैं वो केवल काम नहीं है, वो एक मिशन है, उसको ऐसे करके करिए ताकि भगवान का महिमा मंडन हो, वो और ज़्यादा विस्तारित हो। फोर्थ देखिए, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन ग्लोरी। अब बता रहे भगवान ने संसार ही अपनी ग्लोरी के लिए बनाया है, ठीक है। A supernatural explanation to the existence of world is given and God is deemed as unknowable। यानी यहाँ पे ये भी बताते हैं कि भगवान अननोएबल है, यानी उसको जाना नहीं जा सकता है, जान ही नहीं सकते, ठीक है। नो मीडिएशन, नेक्स्ट है, नो मीडिएशन ऑफ एनी priest कैन हेल्प अस इन नोइंग गॉड एज गॉड इज अननोएबल, ही कैन नॉट बी नोन थ्रू मीडिएटर्स एज वेल। उन्होंने कहा कोई भी मीडिएटर प्रिस्ट से भी नहीं जान सकते, जो पूजा कर रहे हैं, जो ये सब पुजारी हैं, प्रिस्ट हैं, इनसे ये मीडिएटर्स जरूर अपने आप को कह रहे हैं भगवान से मिलाने का, लेकिन ये भी नहीं जानते और कोई नहीं जान सकता, ठीक है। सिक्स देखिए, वेल्थ हैज़ टू बी कंजर्व्ड एंड डिवोटेड टू गॉड, रिचेस अर्नड थ्रू हार्ड वर्क शुड नॉट बी स्पेंट ऑन लग्जरीज बट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि जो रिच हैं, जो बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी लग्जरी में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि भगवान के प्रचार प्रसार में उसको खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, देखिए क्या है। पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ एम्ड एट अनलिमिटेड अकुमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एम ही क्या है कि बहुत सारी प्रॉफिट का एकुमुलेशन हम कर लें, बहुत ज़्यादा लाभ ले लें और उसको संचय करके रख लें, ठीक है। सेकेंड है, वर्क इन मॉडर्न कैपिटलिज्म इज ऑर्गेनाइज रैशनली। थर्ड है, वेरियस इथिक्स इन कैपिटलिज्म आर टाइम इज मनी, वर्क शुड बी डन वेल, वर्क इज फॉर एन एंड कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए होंगे। फोर्थ है, कैपिटलिज्म ऑनर्स इंडिविजुअलिज्म, इनोवेशन, प्रॉफिट परस्यूट एंड हार्ड वर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग अब इसमें क्या बता रहे हैं, आफ्टर डेवलपिंग दीज टू ideal types, Weber draws comparison to explore the possibility of correlation between the two according to the Weber doctrine of predestination, यानी कि पहले से डेस्टिनी तय है, इसको उन्होंने बताया है, result into uncertainty about the destiny of the Protestant Calvinist, resulting into anxiety as their destiny was unknowable, a feeling of insecurity is generated। कहीं बता रहे हैं कि प्रीडेस्टिनेशन है, यानी पहले से डिस्टाइंड है, ओके। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, एक अनिश्चितता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। दिस लेड टू इंटेंस दिस वर्ल्डली एक्टिविटी एज सक्सेस इन दिस वर्ल्ड वॉज कंसिडर्ड एज बीइंग चोजन वन इन दैट वर्ल्ड। बता रहे हैं अब यहाँ आप सक्सेसफुल हुए, इसका मतलब पहले से आप चूज किए गए थे उस दुनिया में, इसलिए इस दुनिया में आप सफल हो रहे हैं, ठीक है। Calvinists tried to rationalize the religious tenets in search of salvation. As a result, hard work and asceticism was seen as avenues to overcome the fear of uncertainty. Among the other factors, Weber also sees the charismatic leaders, जो पहले भी बताया गया है. This leads to much needed hard work that is required for the rise of capitalism. ठीक है. अब इन्होंने बताया नोशन ऑफ कॉलिंग मेड देम हार्ड वर्क। सिमिलरली कह रहे हैं कि अंदर से कॉलिंग आती तभी इंसान इतना काम करता है, उसको मिशन दिखाई देता है और इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं और कैपिटलिज्म का विस्तार होता है। इन दिस वे वेबर कंक्लूड्स दैट देयर इज एन इलेक्टिव एफिनिटी, ठीक है, between some elements of the Protestant ethics and spirit of capitalism. That is, there was a coincidence between the requirements of capitalism and tenets of Calvinism. Working hard and making money both became religious and business ethic. Protestant ethics only provided क्या कह रहे हैं कि एक तरह से इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसमें कनेक्शन है कि वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से भी लिंक करती हैं, जो भी आप एथिक्स फॉलो करते हैं लाइफ में अपनी, और वो उसमें कैपिटलिज्म भी उससे अछूता नहीं है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स ओनली प्रोवाइडेड स्पिरिट, देयर वाज अदर फैक्टर्स एज वेल इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म लाइक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विच लेड टू द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू माइकल शिया इन हिज आर्टिकल, क्या लिखा उन्होंने, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द लैंग्वेज ऑफ ऑस्टेरिटी, 2015 का है, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म
does not refer to the spirit in the metaphysical sense, but rather a set of values, but to the spirit of the hard work, austerity and growth. ठीक है. Weber believes in plural से ही बना है, plurality of causes. In this theory as well, dual variables exist in the form of spirit and substance. अब इन्होंने पता है कि spirit और substance में divide किया. कैसे? कह रहे कुछ चीज़ें भौतिक हैं, कुछ चीज़ें आध्यात्मिक हैं. ठीक है. Spirit may have been provided by Protestant ethics, but only spirit cannot lead to the practice of capitalism. Substance should also be there. अब इन्होंने बताया केवल spirit से नहीं होगा, substance भी होना चाहिए, तथ्य भी होना चाहिए, तभी तो वो मिला जुला करके वो फिर काम करेगा कैपिटलिज्म में. ठीक है. During this time, substance was already present in the form of new factory system, new techniques of accounting, newly developed tools. ठीक है. नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, टूल्स भी आ रहे थे. ठीक है. एंड मशीन्स भी बन रही थी. तो उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम भी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी बन रहा था और एक स्टेबल गवर्नेंस के लिए भी सिस्टम डेवलप हो रहा था. मार्केट बन रही थी ताकि एक स्टेबल इकोनॉमी रन की जा सके. ठीक है. फर्दर वेबर ट्राई टू वैलिडेट दिस कोरिलेशन थ्रू historical comparative studies of various world religions. He developed ideal types of those and proved why capitalism didn't rise in their context in other countries. He, in his book Religion of China, इनकी किताब है Religion of China जो 1951 में आई, he concludes that despite the presence of a developed economy, trade and commerce, the Confucius ethics didn't permit the rise of the capitalism as it stressed upon collective harmony, traditionalism and family obligation. अब देखिए, आप जानते होंगे कि जो चाइना में कन्फ्यूशियस हुए थे, पैदा हुए थे, तो वहाँ से उनका बहुत सारा उनका कन्फ्यूशियज्म भी रहा है. ठीक है. उन्हीं के नाम पे ही है. तो उन्होंने बताया कि केवल मतलब सिर्फ सब्सटेंस से नहीं चल पाएगा, दोनों का मिला जो, जब तक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों नहीं जुड़ेगा तब तक काम ठीक से नहीं हो पाएगा. मतलब बहुत ज़्यादा आपने मान लीजिए भौतिक प्रगति कर भी ली, मतलब बहुत आप राइज हो गए, लेकिन अब मानसिक रूप से परेशान है, तो उसमें क्या होता है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो काम आता है. उन्होंने इसको दोनों को लिंक किया कि दोनों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और इन्होंने ये भी बताया कि जो इन्होंने रिलीजन ऑफ चाइना किताब लेके उसमें बताया कि जो कन्फ्यूशियस एथिक्स है वो ये परमिट नहीं करता है कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़े उसका. ठीक है. उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया कि हार्मनी रहे. ठीक है. सब मिलजुल कर रहे हैं, रैशनलिज्म हो. ठीक है. ट्रेडिशंस को हम फॉलो करें, इस तरह के फैमिली ऑब्लिगेशंस को करें. दीज वैल्यूज वर नॉट इन हार्मनी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म. सिमिलरली इन हिज बुक रिलीजन ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखी 1958. ही कंक्लूडेड दैट आइडियाज ऑफ कर्मा, धर्म एंड पुनर्जन्म प्रिवेंटेड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. तो ये सब चीज़ों ने कैपिटलिज्म को प्रिवेंट किया बढ़ने से. ठीक है. In India, two substances was there, but the spirit was absent, and there was many structural barriers in the form of caste and spiritual barriers in the form of ideas of karma and the punarjanma. As a result, for Hindus, activity in this world was not important because the world was seen as a transient abode and impediment to the spiritual quest. Similarly, in case of Judaism, यानी ये भी एक रिलीजन है, आपने सुना ही होगा. जुदाइज़म में क्या बताया इन हिज एंशिएंट जुदाइज़म कि ये ज्यूस का होता है, उसी से जुदाइज़म आया है. 1952 में इन्होंने लिखा जुदाइस्ट ethics and had elements which could have provided capitalism, but certain historical factors scattered Jews. इन्होंने बताया Jews कुछ उनके historical factors थे जिसकी वजह से वो shatter हो गए थे, बहुत ज़्यादा rise नहीं कर पाए. So the spirit was there, but the substance was absent. भी बता रहे हैं उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत था, but substance यानी भौतिकता का ही ज्ञान नहीं था, तो फिर सब चीज़ें rise नहीं हो पाती हैं. While Durkheim made a generalization from narrow examples of aboriginals, ठीक है, Max Weber took a much wider observation of the religions across the world. His writings also differ from those of Durkheim in the sense that his writings concentrate on religion and social something which Durkheim gave little attention to. Weber's idea of राइज ऑफ कैपिटलिज्म इज क्रिटिसाइड. क्या क्रिटिसिज्म है वो देख लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं. पहला क्रिटिसिज्म है आइडियल टेस्ट विच वेबर ड्रू अपॉन मे बी एरेनियस, यानी कि उसमें एरर्स हैं बहुत सारे. ठीक है.
मतलब इनके आइडल टाइप्स में भी ही बहुत सारे एरर्स हैं, ये बता रहे हैं इनके क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं। ही सीम्स हैव टू हैव कंसंट्रेटेड ऑन सर्टेन ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन ओनली एंड इग्नोर दैट। तो इन्होंने कहा कुछ ही ऑस्पेक्ट्स पे, इन्होंने रिलीजन के कुछ ही ऑस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया, बाकी सब इग्नोर करते चले गए, ये इनका क्रिटिसिज्म बनता है। दूसरा, ही इज ऑल्सो आर्ग्यूड, कह रहे हैं इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलिंग वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट अमंग द कैथलिक्स। बता रहे हैं कि जो अंदर से कॉलिंग आती है ऑलरेडी कैथलिक्स में प्रेजेंट थी, तो प्रोटेस्टेंट की क्या बात कर रहे हैं। तीसरा, he seems to be selective while drawing elements for his analysis. For example, according to Milton Singer, he took selective elements out of Hinduism. There is an equivalent of Calvinism in forms of चेतियार्स ऑफ मद्रास। देखिए मद्रास में ये जाति पाई जाती है, चेतियार्स, ठीक है। तो उन्होंने इसका कंपैरिजन एक तरह से ड्रॉ किया, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को उन्होंने इग्नोर किया, लिया ही नहीं और सेलेक्टिव बनकर बस रह गए। फोर्थ है इनका लॉरेंस स्टोन स्टडी है, यानी ये सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका स्टडी है इंग्लैंड का। कंक्लूडेड दैट इट फॉर नॉट प्रोटेस्टेंट एथिक्स बट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी विच हैड अकाउंटेड फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इन्होंने कहा केवल प्रोटेस्टेंट एथिक्स, यानी प्रोटेस्टेंट से मतलब नहीं है, ये क्या था, ब्रिटिशर्स की एरिस्टोक्रेसी थी। यानी एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग, कुछ राजा, मतलब राजा का ही शासन है, और वो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए उनको वो लिंक लग रहा था कि ऐसा ही है क्या। लेकिन इन्होंने, इनके जो क्रिटिसिज्म करते हैं, लॉरेंस कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी थी जिसकी वजह से वहाँ कैपिटलिज्म राइज हुआ, वहाँ पे जो पूंजीवाद है वो बढ़ा। इसमें कोई रिलीजन का या प्रोटेस्टेंट एथिक्स का कोई रोल नहीं है, कैथलिक्स भी हो सकते थे, इसमें कोई आपने कुछ नया नहीं बता दिया। पहली बात तो ये है, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बाकी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम टैलकट पार्सन्स करेंगे, ठीक है। उनका सोशल सिस्टम, हम पैटर्न वेरिएबल्स देखेंगे, सोशल एक्शन देखेंगे, और ये इसी तरह सोशोलॉजी सीरीज कंटिन्यूशन में रहेगा। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आज का सेशन समझ में ही आया होगा। इन्होंने एक तरह से प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था, देखिए आप क्रिश्चियनिटी में दो तरह का है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जान ही रहे होंगे। प्रोटेस्टेंट वो है जिन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया कि हमें अपने राइट्स जो भी है उसके बारे में, एक अलग वो डोमेन है ना स्टडी करने का, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए जितना समझाया जा रहा है, और नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, इनकी टर्म्स को पकड़िए और यू विल बी सेल थ्रू, ठीक है। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।